हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन, यानी मोशन स्ट्रेट लाइन, जो कि आपका एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है। अब हमको देखो बेटे इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अब जो भी हम बात कहेंगे कि अब हम लोग रियल फिजिक्स की ओर आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ें पढ़ी वो ठीक है, लेकिन फिजिक्स की शुरुआत या कह सकते हैं कि फिजिक्स का फंडामेंटल, फिजिक्स का कंसेप्ट इसी चैप्टर से डिसाइड होता है कि फिजिक्स आपको कितनी पसंद है, कितनी नहीं है। तो इसी चैप्टर्स में आप आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि फिजिक्स में आपको कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल कितना क्लियर है। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये बात आप एकदम दिमाग में रख लीजिए बेटा, क्योंकि अभी नहीं सीखोगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो अब क्योंकि मोशन जो वर्ड है हमारे लिए, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो मोशन होता पार्टिकल्स की वजह से, या जो भी चीज़ है, तो उसमें सबसे पहले फिजिक्स में अगर एंट्री आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए बेटा? मैकेनिक्स की। किसकी बात करेंगे? मैकेनिक्स की बात करेंगे, ठीक है। अब फिजिक्स में एक ब्रांच है, ठीक है, मैकेनिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स का क्या है मतलब है? मैकेनिक्स में आपको तीन चीज़ें देखनी पड़ती हैं बेटा, तीन चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपको याद रखना पड़ेगा तीन चीज़ें। एक होती है स्टैटिक्स, ठीक है ना, और दूसरा होता है आपका काइनेमेटिक्स, तीसरा आपका होता है डायनेमिक्स। इन सब के बारे में ही पढ़ने वाले हैं हम लोग बेटा, ठीक है ना। अब एक चीज़ को समझ के चलना पड़ेगा आपको, क्या कि अब इस चीज़ को समझिए जो है। अच्छा, मैंने कहीं पे ऐसा नहीं लगाया तो लगा देता हूँ बेटा, ठीक है। अब बात ये आती है बेटा, देखो कि आप ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हो मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या होता है ये भी देखेंगे कि मैकेनिक फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें मटेरियल्स, मतलब कौन सा बॉडी चल रहा है नहीं चल रहा है, इसी स्टैटिक्स की बात करें। इसके जो तीन ब्रांचेस अभी लिखवा रहे हैं हम लोग लिखेंगे कि भैया मैकेनिक्स इज अ फिजिकल, मैंने बताया ना, कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, वो सारी बातें आपको समझ के चलनी पड़ेंगी। अब इस चीज़ को समझिए बेटा, जैसे स्टैटिक्स का क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रुका है। अब आप एक चीज़ जानते हो कि भैया आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट चलेगा, ये आप बोलते हो, ठीक है। तो ठीक है, मैंने इस पे से फोर्स लगाया, नहीं चल रहा ना, क्यों? फोर्स तो लगा रहे हो क्योंकि आपने तो पढ़ा है बचपन में कि फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट चलेगा। अभी मैं आपको बोलूँगा फोर्स हटाओगे तो भी ऑब्जेक्ट चलेगा, ठीक है ना। तो ये भी आप इसमें सीखेंगे। तो स्टैटिक्स में ये होता है कि इतने लगे हुए फोर्स के बाद भी, हालांकि आप 12th प्लस जाते हो तो आप इसकी बुक भी पढ़ोगे। स्टैटिक्स एक बुक होती है पूरी बढ़िया सी, बीटेक में या जब भी आप कहीं जाओगे, तो जब बीएससी जो भी करोगे आप, ठीक है बेटा। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो स्टैटिक्स है, इसमें आप पढ़ते हो चीज़ें रेस्ट है। क्या है? रेस्ट के बारे में। वो रेस्ट क्यों है, यानी इक्विलिब्रियम, कि एक ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, आपने इधर से भी फोर्स लगा दिया, इधर से भी लगा दिया, इधर से भी लगा दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा? इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाती है बेटा इसमें। और क्या बात होती है, इस चीज़ को समझिएगा। और क्या क्या बात होती है उसको देखते हैं, ठीक है। अब बात आती है काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं बेटा, इसमें हम बात करते हैं मोशन की। मोशन का मतलब क्या है कि भाई, अभी तीनों आपको लिखवा रहे हैं बेटा, परेशान मत हो, तीनों लिखवा रहे हैं आपको अलग अलग से हम, ठीक है। बात होती है मोशन की। मोशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट चल रहा है, क्या हो रहा है? चल रहा है। कब तक चलेगा? इतनी मीटर की स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड है। कब रुकेगा? ये सारी बात आप करते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में ये है कि मोशन वाली चीज़ें, जो कि हमारा जो चैप्टर है मोशन स्ट्रेट लाइन या काइनेमेटिक्स, ये इसी के आधार पर चलेगा। डायनेमिक्स अभी आप आगे चैप्टर पढ़ोगे, लॉज ऑफ मोशन। इससे बोला जाता है कॉज, यानी कि जो मोशन हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं मोशन चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों होता है। पहले आप कुछ बेसिक बात को समझिएगा, ठीक है। दुनिया में क्या होता है, दुनिया की हम बात करते हैं, ठीक है। तो दुनिया में क्या होता है कि आप चीज़ों को देखते हैं, जब देखते हैं तो एक चीज़ सोचा होगा कि जैसे पहले तो आप ये बताइए कि भैया मोशन, जो मोशन है ये कैसे होता है। देखो, दुनिया में छोटी से छोटी आपके घर की घड़ी टिक 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 चल रही है, फ़ैन चल रहा है, ठीक है, टीवी ऑन करते हुए चल रहा है, ठीक है। और दुनिया में स्पेस में आप देखो, अर्थ घूम रहा है, सन अपने आप में घूम रहा है, वो चक्कर लगा रहा है, इतनी सारी स्पीड है। कोई भी चीज़ दुनिया में रुकी है क्या? आप यहाँ तक कि दूर से किसी जानवर या इंसान किसी को देख के बता पाते हो जिंदा है कि नहीं? क्योंकि मोशन हो रहा है। विदाउट मोशन, किसी बड़े बड़े वैज्ञानिक या बड़े बड़े विशेषज्ञ कहते हैं गति ही जीवन है, ठीक है ना। अगर मोशन नहीं होगा
तो वो जैसे पेन चला रहे हो, चलना बंद तो फेंक दोगे, ठीक है। जो चीज़ चलेगी नहीं वो चीज़ आपके मतलब में नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? जो चीज़ चलती नहीं है वो चीज़ आपके मतलब में नहीं होती है। आपके मतलब में वही चीज़ होती है जो चीज़ क्या होती है, चलती है। तो इस बात को बेटा आप ध्यान रखिएगा कि मोशन का कंसेप्ट क्या है। अब ये बात आती है कि भाई मोशन किसको कहना है, ठीक है ना, मोशन किसको कहना है, मोशन क्या होता है। तो एक चीज़ को समझ के चलना है। क्या समझ के चलना है? देखिए कि आप मोशन किसके आधार पर डिसाइड करोगे, ठीक है ना। तो आप तो पहले एक चीज़ समझ के चलिएगा कि कोई भी चीज़, जैसे आप घर में देखते हो चंदा मामा, आप छत पे चले गए, आप बचपन में या अभी भी आप घर से निकलते हो ऐसे देखते हुए चलते हो, तो क्या होता है कि जब आप चल रहे हो तो चंदा मामा भी चल रहे हैं और आप पीछे आते हो तो पीछे आ रहे हैं। तो और हर व्यक्ति, जो व्यक्ति बैठा होगा उसके लिए बैठा होगा। देखियो क्या होता है बेटा ना, जब आप निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो तो आपको चलता हुआ रोड दिखता है। जब आप साइकिल चलाते हो रोड चलते हो, साइकिल चलती हुई नहीं दिखेगी। आप देखते हो कि रोड चल रहा है, आप कई बार देखोगे, फिर आप रुक जाओगे तो रोड रुक जाएगा। तो जो रेस्ट और मोशन है, जो रेस्ट और मोशन, जो मैंने बोला ना रेस्ट और मोशन, ये दोनों बेटा एक दूसरे को रिलेट करते हैं। एब्सोल्यूट कुछ नहीं है कि एब्सोल्युटली रेस्ट है एब्सोल्युटली मोशन है। क्या होता है कि जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, वो डिसाइड करके। अगर क्या होता है कि अगर आप ट्रेन में के अंदर बैठे हैं, आप अगर दोनों साइड की खिड़की बंद कर दें और बगल कर देखेंगे कि आपकी ट्रेन चलेगी उसकी ट्रेन चलेगी, बता ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ पता चला, इधर का देख रहे हैं आप ट्रेन चल रही है, पहला फील आया चलो, उधर देखा तो रुकी हुई है, तो आपको फील आता हाँ बगल वाली ट्रेन चल रही है। तो जब आप प्लेटफॉर्म के अंदर होते हो, यानी प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो, तो बोलते हो ट्रेन ये आई वो आई ये आई, इस तरह से हो गया। मतलब इलाहाबाद वाली ट्रेन आई, मुंबई वाली आई, बलिया वाली आई, गोरखपुर वाली आई, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप बैठे हैं या कहीं दूर से आ रहे हैं, ठीक है, अब आप बनारस से चले इलाहाबाद के लिए, अब बनारस से जब आप इलाहाबाद के लिए चले तो क्या हुआ कि बनारस में जाके आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाके उसमें जो रहता है उसमें आप जाके सो गए, और आप नीचे वाले से पूछ रहे भैया इलाहाबाद आया क्या। फिर आप पूछ रहे हो हर एक स्टेशन पे आके, बीच बीच आगे निकल जाए तो इलाहाबाद आया क्या। तो फिर जब तीसरी चौथी बार पूछते भैया इलाहाबाद आके चला गया, तो मुझे आप ये बताइए क्या इलाहाबाद चलता है क्या। इलाहाबाद तो चलता नहीं है, वो तो रेस्ट है। पर आप अपने आप को क्या मान रहे हो, अपने आप को रेस्ट में मान रहे हो, स्टेशन को मोशन में मान रहे हो। एक हर थोड़ी देर पे, हर 10 किलोमीटर पे एक स्टेशन आता है और चला जाता है। तो और ट्रेन क्या है, जब जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे बैठा है उसे क्या लगेगा, उसे ये लगेगा कि ट्रेन आती है चली जाती है, लेकिन स्टेशन के मतलब ट्रेन के अंदर जो बैठा है उसको क्या लगेगा, स्टेशन आता है अगला फिर अगला आता है, मतलब एक के बाद एक जाता है। और आप पूछते भी ऐसे भैया इलाहाबाद स्टेशन आया, मतलब चल रहा है तभी तो बोल रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मोशन कितना इंपॉर्टेंट टर्म है, नॉट न्यूमेरिकली बल्कि कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि फिजिक्स में वही चीज़ें हो सकती हैं जिसमें मोशन है। तो मेरा अभी आप पढ़ोगे कि मास का वजन, मतलब कहते हैं ना इसको, जो मास है उसके वाइब्रेशन, अगर उसके वाइब्रेशन ही ना हो, उसके मोशन ही ना हो, शायद उसका मास ही एग्जिस्ट ना करे, एनर्जी ना हो, मतलब पूरा कंसेप्चुअली आप देखेंगे, ठीक है ना। तो मोशन ही है, ठीक है ना। तो एकदम आप समझ के चलिए कि अब आपको क्या पढ़ना है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर आपको बेटा अभी अगर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया था, बट अब आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ही आपकी पूरी कहानी शुरू होगी और इन्हीं चीज़ों से आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपको अंदर से फील आने लगेगा कि हाँ हम क्वेश्चंस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, या हमारे अंदर एबिलिटी है कि नहीं कि भाई फिजिक्स समझ आ रही है कि नहीं। वैसे मैं आपको यकीन बताऊँ, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियोज़ देखते हुए आए हैं, अगर आपने मेरा पुराना फिजिकल वर्ल्ड या यूनिट डिमेंशन देखा है, तो आपको लग ही गया होगा कि फिजिक्स आसान तो है, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि देखो जो जटिल चीज़ें हैं, जो टफ है, आजकल आईआईटी जेईई मेंस एडवांस का इतना जोर है बच्चों को, मतलब ठीक है मैं नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, करिए, लेकिन बेसिक पहले आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। पता चला आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आप ये भी बुक लगा रहे, वो भी बुक लगा रहे, सब लगाओ, आपके ऊपर है, ठीक है, मन से पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं भाई आपको अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा है, बेसिक नहीं समझ आ रहा, मतलब आपको लग रहा है कि टाइम पास है, तो आप और भी चीज़ें वीडियोस देख सकते हैं। भाई एडवांस में मेरे से हाई लेवल के वीडियोस नेट पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना, हमको सीढ़ी चढ़ के चढ़ना है, तो आपको सारी चीज़ें सीखनी है। तो हम लोग बारी बारी से बेटा सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैकेनिक्स के बाद जो है जो इसके पार्ट्स है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन लिखते हुए फिर न्यूमेरिकल्स की ओर, जैसे हमने बताया ना बेटा
कंप्लीट नोट्स आपके पास है। अगर आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल का नोट्स नहीं है, स्कूल के लेक्चर्स छूट गए हैं, तो आपको ये कंप्लीट एकदम मिल जाएगा, स्कूल से बेहतर ही मिल जाएगा। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत कर रखा हूँ इसके ऊपर, और मैं आपका अलग से टाइम निकालता हूँ कि भाई ठीक है रेगुलर नहीं हो पाता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये जो वीडियोज़ हैं रेगुलर मिलते रहें और बढ़िया से आप इसको बेटा जो है सीखते रहें। ठीक है, तो कोशिश किया करिए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि जो आपका वीक बच्चे दोस्त है या जो भी है तो सीख ले। मैं देखता हूँ आप लोग किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है, रिकमेंड किया करो बेटा, ठीक है। बाकी चीज़ें आप समझदार खुद हैं, ठीक है। तो बेटा चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले किससे शुरू करेंगे? मैकेनिक्स से। तो मैकेनिक्स का हेडिंग डाल लीजिए जो है, और मैकेनिक्स का जो है हम लोग डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। जल्दी से हम लोग शुरू कर देते हैं, चलिए। तो मैकेनिक्स ठीक है बेटा। तो मैकेनिक्स क्या होता है देख लीजिए। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वो शाखा, ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the conditions of rest or motion of the material objects, समझ आया बेटा। तो मैकेनिक्स क्या है, किस चीज़ों में डील करता है बेटा? फिजिक्स की वह ब्रांच है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट रुका है, चल रहा है, कोई मटेरियल की मशीन ही तो है, ठीक है ना बेटा, मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है, तो उन चीज़ों पे ये डिस्कस करता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो हो गया, अब दूसरा क्या है बेटा हमारे पास? स्टैटिक्स। क्या है? स्टैटिक्स। आइए स्टैटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक्स आपको मैंने बता रखा है, तो फिर इसको लिख लेते हैं बेटा। जो मैं बोल रहा हूँ बस वही लिखवाता भी हूँ, बिल्कुल आप परेशान मत होइए कि बहुत बड़ी चीज़ लिखवाता हूँ मैं। इट इज़ द ब्रांच, आपको पता है इसमें किसके बारे में पढ़ते थे हम लोग? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, it is a branch of mechanics that deals with the study of objects at rest or motion। अच्छा मैंने गलत कर दिया ना, मैं यही जानना चाह रहा। देखो तो रेस्ट और किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? मैंने आपको पहले बताया था, रेस्ट है और इक्विलिब्रियम मतलब उसमें मल्टीपल फोर्स। अगर मोशन हो गया तो स्टैटिक्स कैसे रह जाएगा? ठीक है बेटा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम इवन, मैंने बोला ना इवन, चाहे जितना फोर्स लगा दीजिए, ठीक है। इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ several forces, ठीक है। तो आपने देख लिया बेटा कि उसमें कितने ज़्यादा से, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ रहता है अगर टेबल पे, तो उस पर ऑलरेडी फोर्स काम कर रहा होता है, जिसको कहते हैं mg, मास इंटू ग्रेविटी में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट तो कहीं चला नहीं जाता, ठीक है ना, क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको बेंच या टेबल उसको रोक के रखता है, ठीक है ना। तो आप यही पूछ सकते हो सर फोर्स तो लग रहा है, क्यों नहीं जा रहा? तो ये सारी चीज़ें इसमें आप सोच सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है बेटा।
आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, दूसरा हमारे पास क्या है, काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स में, ठीक है, काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स में क्या बात करेंगे हम लोग, काइनेमेटिक्स से बात करेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। चलिए अलग अलग करके लिखना है ना बेटा। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इट इज द branch of mechanics that deals with the study of motion, of objects without considering the cause of motion, ठीक है ना। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, बस हमें पता है कि उसकी स्पीड इतनी है, आगे जाके कितनी हो जाएगी इतने सेकंड बाद, और अगर बढ़ रही है तो क्यों नहीं बढ़ रही है, और घट रही तो यानी कि हम ये नहीं पता करेंगे कि वो स्पीड आ कहाँ से रही है, क्यों का रीज़न हमें नहीं ढूंढना बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा हमारे पास जो है बेटा इसमें जो है, ठीक है, तीसरा हमारे पास आपका क्या है, डायनेमिक्स है। चलो तो डायनेमिक्स की ओर बढ़ेंगे बेटा, ठीक है, डायनेमिक्स, ठीक। तो डायनेमिक्स क्या होगा, इट इज द ब्रांच of mechanics that deals with the study of motion of objects taking into consideration the cause of their motion, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई बेटा, ठीक है ना। आपने तीनों डेफिनेशन देख लिए कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें आप ऑब्जेक्ट के मोशन और बाकी चीज़ की, वो ऑब्जेक्ट क्या क्या कर रहा है, फिजिक्स कंसिडरेशन रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो मशीनें जो होती हैं, आपने देखा पूरी दुनिया में हर चीज़ मशीन थी, जैसे फैन चला भी तो एक तरह का मशीन है, ठीक है ना। आपने जेट में भी देखा, जिप फैन की जिप अप डाउन का वो मशीन है, मोशन। तो वो सारी चीज़ें सब, लीवर है, कॉन्सेप्ट है, भी बहुत कुछ आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपका जब लॉज ऑफ मोशन वगैरह आएगा तो पुलिस के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ऐसा नहीं कि सिंपल सा, मतलब आपके स्कूल लेवल में तो देखेंगे ही देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपने देखा कि हम इसको जो है सीख पा रहे हैं। तो अब इतना मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसे रफ़ करता हूँ, फिर रेस्ट और मोशन देख लेते हैं, फिर और बातें भी क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ़ कर देता हूँ, ठीक है बेटा। चलो, तो
तो लिख तो लिया होगा ना बेटा, अगर नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना, ठीक है। घबराना नहीं है, ठीक है, सोना नहीं है कि आप बैठ के सो जाइए, ठीक है। आप सुबह सुबह पढ़ते हैं इसलिए मैं सुबह लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, आप सुबह आप पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए जल्द से जल्द इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा। चलो अब बात आती है बेटा रेस्ट और मोशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं रेस्ट का। रेस्ट किसे कहेंगे? तो देखिए पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, ठीक है। रेस्ट और मोशन, आप क्या करते हो, यहाँ पे खड़े हो, आपके बगल से कोई चीज़ गुजरी, आप बोले मोशन नहीं, क्यों? क्योंकि आपने देखा आपके घर के बगल, आपके पास का घर नहीं चला, मोशन नहीं हुआ। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म होता है बेटा सराउंडिंग। अगर आपसे पूछे कोई कि रेस्ट और मोशन कैसे डिसाइड करते हो, तो किससे डिसाइड करते हो बेटा? सराउंडिंग। बिना सराउंडिंग के भाई, इसी के अनुसार भाई आप जहाँ खड़े होते हो आपकी ज़मीन नहीं चल रही, क्योंकि अर्थ तो ऑलरेडी मोशन में है, आप अर्थ की स्पीड से चल रहे हो जब, तो ये चीज़ क्या है, मोशन में आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। बट आपके बगल से कोई साइकिल जाएगा, ठीक है, वो दिखेगा, घर तो चलेगा नहीं, पेड़, तो आप आसपास की चीज़ों को देख के बता पाते हो कि भैया घर रुका हुआ चल रहा, मैं रुका हूँ चल रहा है वो, तो ये चीज़ें आप बता पाते हो। देखो मैं एक आपसे सिंपल क्वेश्चन करता हूँ कि अगर मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, तो 5 सेकंड में कहाँ पहुँचूँगा मैं? 10 मीटर में पहुँचूँगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या होता है कि मेरे से जो है 8 मीटर दूर पर एक व्यक्ति बैठा है, कितने मीटर दूर पर बैठा है? 8 मीटर दूर पर बैठा है, और मेरी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड है, कितनी ही? 2 मीटर पर सेकंड है। तो मुझे उस तक कितनी देर में पहुँच जाना चाहिए, ठीक है, मुझे उस तक कितनी देर में पहुँच जाना चाहिए? तो आप कहोगे सर बस 4 सेकंड में पहुँच जाना चाहिए, तो मैं पिछले आधे घंटे से बेटा बैठा हूँ, ठीक है ना। मैं कितने घंटे से बैठा हूँ? आधे घंटे से बैठा हूँ, मैं उस तक नहीं पहुँच पा रहा, बताओ क्यों? जबकि मैं भी चल रहा हूँ। तो अब आप सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि भैया मैं भी बस से बैठा हूँ, वो भी बस से बैठा है, भाई बस की वो आगे वाली सीट पे बैठा है, मैं पीछे वाली सीट पे बैठा हूँ, या मैं क्या है, ठीक है ना, तो मैं इसलिए तो नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो क्योंकि जो स्पीड अगर मेरी 2 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ही है। तो अब क्या है, 4 सेकंड बीत जाए, 4 घंटे बीत जाए, अगर मुझे चलना होगा तो मुझे उसके ऊपर से चलना पड़ेगा ना, बस के ऊपर चल के जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप देखते हो पीछे वाली सीट पर बैठे रहते हो और आगे वाला भी बैठा है, तो आप उस पर जो है चल नहीं पाते हो। तो वही मैं बोला विदाउट सराउंडिंग। तो अगर आप ये क्या है, बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, मैंने आपको बताया। तो स्पीड का यही है, स्पीड यानी जो भी चीज़ आप पढ़ो रिलेटिव टर्म होता है। तो मैंने जिससे बताया ना कि अगर आप चल रहे हो 2 मीटर पर सेकंड से, वो और 1 घंटे तक नहीं पहुंच पा रहे, मतलब दोनों लोग एक ही स्पीड से चल रहे हो, यानी दोनों लोग एक ही फ्रेम में। अभी हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस फ्रेम और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर 2 लोगों की स्पीड एक जैसी होगी तो आपको कभी वो चलते हुए दिखाई नहीं देंगे, ठीक है बेटा। तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं बेटा, रेस्ट का डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मोशन का। लेकिन आपको अगर कभी भी कुछ भी बताना हो कि दिस इज़ बॉडी इन रेस्ट, दिस इज़ बॉडी इन मोशन, तो आपको ये हमेशा बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? सराउंडिंग विदाउट सम, विद रिस्पेक्ट और सम, मतलब मेरे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन में है, मैं रुका हुआ हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी। ऐसे इसके बिना नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ के चलते हैं। चलिए, तो पहला जैसे हमारे पास आ गया बेटा सराउंडिंग वाला, ये आ गया। अब क्या होता है, चलिए इसमें देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए बेटा रेस्ट, तो रेस्ट के लिए हम लोग लिख लेते हैं वही चीज़ है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी at rest if it does not change its position with respect to इट्स सराउंडिंग। मैंने बोला ना बेटा सराउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वर्ड आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा याद रखने के लिए, ठीक है ना। सराउंडिंग
विथ द पासेज ऑफ टाइम, टाइम तो रहेगा ही बेटा, टाइम तो बीतता ही रहता है, पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बस वही दिखा है इसमें, एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने बताया था, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अ बुक लाइंग ऑन ए टेबल, ठीक है बेटा, लाइंग ऑन ए टेबल। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, यही चीज़ सेम चीज़ हम बोलेंगे मोशन के लिए भी बेटा, आप आराम से मोशन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। देखिए बेटा लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 11th में है, आपको नोट्स बनाना रहेगा और थ्योरेटिकल पेपर देना रहता है स्कूल में, ठीक है बेटा, इसलिए अभी सब कुछ आपको सीखते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट is said to be is said to be in motion, किसी भी एलिमेंट को कब आप कह सकते हैं मोशन में, said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding, फिर से मैंने बोला ना बेटा सराउंडिंग, वही सेम चीज है, surroundings with the passage of time, ठीक है, passage of time। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं बेटा, मैंने बताया ना, अ मूविंग ट्रेन, अ मूविंग बस, कुछ भी लिख सकते हैं, अ ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स, रेल यानी पटरियाँ होती है बेटा, ठीक है। आपको अगर सर हमें पता ही नहीं, जैसे हाँ बेटा आपको पता, आप जानकार है, मैं ही नहीं जानकार हूँ, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, ठीक है बेटा, मूविंग ऑन रेल्स, ठीक है, एकदम आसानी से सीख लिया, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं एक चीज़ और कि भाई रेस्ट और मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, यहीं पे लिख सकते हैं अगली लाइन में, रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म, ठीक है, आप इतना याद रखिए, बोथ आर रिलेटिव टर्म, अकेले आप एब्सोल्यूट मोशन नहीं बता सकते, एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं बता सकते, ठीक है बेटा, रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई ये चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई सर, आगे क्या, आगे है ना बेटा, अभी हम बताते हैं आपको। अब आप बोलेंगे क्या हम लोग एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, नहीं, ये सब हम लोग को ज़्यादा नहीं समझना है बेटा, ठीक है। अब क्या समझना है वो हम लोग समझ लेते हैं पहले, ठीक है। अब उनको समझने के लिए, ठीक है, अब उनको समझने के लिए क्या है, अब समझिए पहले, अब हम लोग को समझना है बेटा जो है कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ मास। देखो ये कहाँ से आया, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है बेटा। तो इसको मैं पहले रफ़ कर देता हूँ या लिख देता हूँ, ठीक है, फिर आप इसको समझिएगा, या तो पहले मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ, देखो तब तक आप नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा। देखो होता क्या बेटा, अब एक ट्रेन है, ठीक है, जिसकी स्पीड जो है, मान लीजिए जो है, मैं आपको बोलता हूँ 36 होता है तो 10 और 72 होता है 20, हाँ, अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि एक ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, कितनी है बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड है। अब 20 मीटर पर सेकेंड है और हमने देखा कि भैया एक पुल को क्रॉस कर रही जिसकी लंबाई लगभग जो है, मान लीजिए जो है 500 मीटर है, कितना है, 500 मीटर है, ठीक है। तो अब वो 500 मीटर को जो है कितनी देर में क्रॉस कर लेगी, आप कहोगे सर अगर 20 है तो लगभग जो है 25 सेकंड में क्रॉस कर लेगी, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ठीक है, तो 20 और डिवाइडेड बाय जो है 500 मीटर, यानी 25 सेकंड में क्रॉस कर लेनी चाहिए।
तो मैं वहाँ पे क्या है कि जब ट्रेन जा रही थी मैंने खड़े होकर देखा कि भाई जो है कि 25 सेकंड तो बीत गए, ट्रेन तो पास नहीं हुई, ट्रेन को तो और टाइम लग रहा है। 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेन चल रही है और पुल का साइज़ जो है का 500 मीटर है और उसको क्रॉस करने में जो है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये बड़ी बात थी बेटा। और थोड़ा मोड़ा नहीं, लगभग मान के चलिए कि जो है कि वो 35 या 40 सेकंड ऐसा ले लिया। तो प्रॉब्लम क्या है कि भाई क्या मेरे फार्मूले गलत हैं। मैंने सोचा कि भाई देखो हम लोग यही निकालते हैं ना कि भाई हमारे पास क्या है बेटा, डिस्टेंस है। अब वो डिस्टेंस है अपॉन जो है स्पीड है या टाइम, जो भी हम लोग करके कैलकुलेट कर लेते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो बेसिक फार्मूला है। तो हम लोग ये पता लगाना क्या शुरू करें कि भाई हमारे फार्मूले गलत हैं, क्या फार्मूले सही नहीं बने हैं। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई अगर एक हमने देखा कि एक डिब्बा जाता है, एक इंजन जाता है पूरा पूरा, तो बस वही 25 सेकंड लगते हैं। लेकिन पूरी ट्रेन जो कि 25 डब्बे की होती, 20 डब्बे की होती, आधा किलोमीटर की, तो यानी आपको जो पुल पे है, ठीक है ना, जो पुल है यानी ब्रिज है, उसकी लेंथ में ट्रेन का लेंथ जोड़ना पड़ेगा, तब अब तो आप आंसर निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। रीज़न ये है, देखो क्या होता है ना बेटा कि जो जिस पे वो ट्रैवल कर रहा है, जो आप कंपेयर कर रहे हो, जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जैसे आप अगर एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन जाओगे, ठीक है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले ट्रेन एक डब्बे की है यानी एक डब्बे की है कि 50 डब्बे की है, क्योंकि टाइमिंग वही आएगा कि भाई 10 बजे से इतने बजे का था। तो क्योंकि जो डिस्टेंस होता है बेटा, अगर जिसे मैंने बोला 500 मीटर ही 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर में कर दूं, या 5 तो बहुत कम है, 500 किलोमीटर होता है, जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है, यहाँ से बेंगलोर जाना है, तो वो जो डिस्टेंस के कंपेरिजन जो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाता है बेटा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, यानी जो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है बेटा, आप समझ सकते हैं कि वो जो साइज़ है वो पॉइंट हो जाता है। तो यानी कि जैसे आप गूगल मैप में देखते हो कि भाई क्या है, डायरेक्शन देखते हो, एक ऑब्जेक्ट क्या है, आप इन रास्तों से चलते हो, तो इन रास्तों पे दिखता है कि हाँ हाँ ऐसे 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 करके वो गया होगा। आप देख पाते हो बेटा कि भैया ये जैसे गूगल मैप, आप जोमेटो वालों को देखिए या स्विगी वालों को देखिए, ऐसे दिक्कत है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज एन पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट उसको कह सकते हैं बेटा जिसके साइज़ के घटने या बढ़ने से हमारे मोशन पे फ़र्क ना पड़े। मोशन पे फ़र्क ना पड़े मतलब कि उसका जो है क्या ना बदले, उसका टाइम ना बदले, ठीक है ना। तो यानी भाई मोशन में फ़र्क पड़ेगा मतलब टाइम तो बदलेगा ही बदलेगा। तो ये सारी बात आती है बेटा। तो इन चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं और लिखने के बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 4-5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं आपको उसको समझा देता हूँ बेटा, ठीक है, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि देखो बेटा फिजिक्स में जो भी नियम बनाए जाते हैं वो कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास पे ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगा। बस रुक जाओ बेटा, तो बस मैं अभी इसको करवा देता हूँ, 1 मिनट का काम है, उसको मैं रफ कर दूँ पहले, उसको मैं बस रफ कर दिया। बस 1 मिनट रुकिए बेटा, बस 1 मिनट। चलो तो बस जल्दी से बेटा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास, ठीक है बेटा, ये बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी इसलिए तो मैं आपको करवा रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास। चलो इसके बारे में लिख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी consider as point object if during motion it covers, जो मोशन कवर कर रहा होगा, कवर्स
और डिस्टेंस मच कवर्स अ डिस्टेंस much greater than its own size ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है बेटा, कि अब आपको क्या है, ये बात तो समझ आ ही गई, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस जो मैंने, आप एनसीईआरटी की बुक परचेज नहीं की बेटा, लेकिन कर लो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो 11th में एनसीईआरटी बुक होना कंपलसरी है, स्कूल में भी काम आता है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम आता है, आगे बहुत ज़्यादा जगहों पर वो क्या होता है बेटा, काम आता है, ठीक है। तो आपको वो जो है उसको कवर करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप एनसीईआरटी को कवर करके चलिए। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ है क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले। बस 1 मिनट लगेगा बेटा, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मैं ढूंढ लेता हूँ, बस 1 मिनट। हाँ मिलने वाला है, बस मिल गया। हाँ ये आ गया, देखिए 3.1 में पहला क्वेश्चन जो दिया है बेटा, अ रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन 2 स्टेशन, ठीक है। तो कहिएगा तो मैं इसको लिखवा दूँ, वैसे आप एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं। तो इसमें लिखा है बेटा कि एक रेलवे कैरिज जो है मूव करता है विदाउट जर्क बिटवीन 2 स्टेशन, तो यानी 2 स्टेशन के बीच अगर कोई ट्रेन चल रही है तो क्या वो ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो आंसर यहाँ है, क्योंकि स्टेशन के बीच की दूरी ट्रेन की डिस्टेंस से बड़ी होती है, एकदम बगल में होता नहीं, तो उस केस में वो क्या है, ट्रेन हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। दूसरा बोला गया है बेटा, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो क्या हुआ है कि एक व्यक्ति जो साइकिल चला रहा है उसके हैंडल पे बंदर बैठा है, और वो साइकिल वाला वो क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। क्या कर रहा है बेटा, वो साइकिल वाला गोल गोल घूम रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि वो जो साइकिल वाला गोल गोल घूम रहा है उसमें जो बैठा बंदर है साइकिल के हैंडल पर, क्या वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं है, उसको सोचिए ज़रा सा। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो क्यों है, देखो पहले तो आप इस चीज़ को डिसाइड करिए कि अगर वो एक राउंड को अगर 1 मिनट में लगा रहा होगा या 2 मिनट में लगा रहा होगा, तो बंदर के बच्चे को बैठा दो या बंदर के मामा को या बंदर के पापा को, यानी बंदर के साइज़ को घटा बढ़ा दो, क्या उसके हैंडल पे बैठने से उसके मोशन में फ़र्क पड़ेगा, क्या उसके टाइम में चेंज आएगा, क्या आंसर है सर नहीं आएगा। तो इसका मतलब वो बैठा हुआ जो बंदर है वो क्या है, आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ऐसे कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल ही कि भाई जिसके होने ना होने से, ठीक है ना, कि भाई हमारे मोशन में फ़र्क पड़े या ना, अगर पड़ रहा है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, नहीं पड़ रहा तो मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बेटा समझ के चलना पड़ेगा। चलो अगला देख लेते हैं, इसमें क्या है। अब इसमें अगला है बेटा, स्पाइनिंग अ क्रिकेट बॉल टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड एंड, ठीक है। तो आप लोग तो क्रिकेट खेलते ही होंगे, अब क्या बोला, स्पिनिंग अ बॉल। अब कहते हैं ना भैया ये बहुत बड़े स्पिनर हैं, भाई इनकी बॉल बहुत कट करती है, क्या होती है, जैसे मलिंगा थे हवे में ही यूँ आए और यूँ हवे में क्या होती है, टर्न हो जाती है बिना ज़मीन में टकराए। तो अब क्या होता है कि बोला गया है कि स्पिनिंग करती बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो खुद सोचिए कि अगर आपको कंचा दे दिया जाए, कंचा स्पिन करा लोगे क्या, नहीं करा पाओगे उतने बढ़िया से। फुटबॉल दे दे तो नहीं करा पाओगे, पर बॉल करा पाओगे, अच्छे से कट करेगा। फुटबॉल भी करा पाओगे अगर आप अच्छे हो तो भाई, क्या होगा देखो क्या होगा, ऐसे आएगा टकराएगा और ऐसे निकल जाएगा। अभी कोई छोटी चीज़ टकराएगी निकल जाएगी, तो हर अगर ऐसे साइज़ बड़ा है तो टकराने का अलग निकलेगा और इसका अलग निकलेगा, यानी ऐसे गोल घूमते हुए जाएगा और टकरा के इधर मुड़ जाएगा या उधर मुड़ जाएगा जिधर। तो यानी आप सोच सकते हो जो बॉल स्पिन कर रही है उसका साइज़ घटे या बढ़े, यानी घट रहा है तो अच्छे से स्पिन नहीं कर रहा, बढ़ा हो रहा है तो स्पिन अच्छे से कर पा रहा है, यानी जो स्पिनिंग बॉल है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके मोशन में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कंचा आप उसको स्पिन नहीं करा पाओगे। लेकिन अगर जैसे हमारे इंडिया में फेमस है, हर गली मोहल्ले में चुक्का फेंकना, फट से फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं ना, तो ये चीज़ ऐसे करके फेंकना, ये फुटबॉल हो सकता है, कंचे हो सकते हैं, बॉल हो सकता है, कोई भी बॉल। तो ये जो बाउंसिंग बॉल है या जो चुक्का फेंकना है, ये वाली कंडीशन, ये जो सिचुएशन है, ये कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि
क्योंकि वो जो है ऑब्जेक्ट का साइज यानी बॉल का साइज छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, पर वो चुक्का मारना नहीं बंद करेगा, मतलब ऐसे ही उतने ही टाइम में वो चला जाएगा। बट कंडीशन इज़ कि अगर स्पिनिंग बॉल है उसके साइज़ बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, स्पिनिंग बॉल है अगर उसको बड़े साइज़ का आप ले लेते हैं तो वो क्या होगा, स्पिन अच्छे से नहीं करेगा बेटा। स्पिन अच्छे से नहीं करेगा मतलब कि टाइम ज़्यादा लेगा, कम लेगा, जिस तरह से परफॉर्म ना करे, तो यानी वो स्पिनिंग बॉल हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो पहले आपने देखा ट्रेन वाला था जो कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दूसरा आपने क्या देखा कि जो है बंदर सिटिंग वाला वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, तीसरा आपने ये देखा बेटा, क्या देखा कि बॉल वाला स्पिनिंग बॉल। अब अगला हम आपको बता देते हैं, ठीक है बेटा। एक बार आप एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा, पहले क्वेश्चन 3.1 है, उसमें ही 4-5 तो दिए गए हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिलेशन वाले। तो मैं ऐसे ही जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो बीच बीच में आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही मैं कराता चला जाऊँगा। अगर आपको दिक्कत हो रही हो, एनसीईआरटी बुक नहीं है सर, तो बस मैं अभी 2 मिनट लग रहा है, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद आपके पास नहीं है, आप परचेज करने जाओगे तो मैं आपको ये क्वेश्चन लिख ही देता हूँ बेटा, ठीक है। तो घबराइए नहीं, मैं बोला हूँ ना बेटा, मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा आपके लिए, परेशान मत होइए, ठीक है। अब पता चला आप सोच रहे होंगे बुक खोलने में आलस आ रही है, तो मैं फटाक से ये चीज़ें जो है आपकी लिख देता हूँ। चलो 1 मिनट का काम है बेटा, 1 मिनट का काम है खाली, बस 1 मिनट में आपका जो है ये हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको पूरा एनसीईआरटी में जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे लिख देता हूँ। देखिए एनसीईआरटी में ऐसे जाएंगे, लिखा है और इसमें आपको लिखा है इन विच, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, बिल्कुल एक लाइन भी एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ बेटा आपको लिख के ही दे दूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स of motion, examples of motion can be body, can be body, be considered, be considered, considered approximately, approximately, approximately a point object, a point object, ठीक है। तो ये हम लोग जो है इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या था बेटा, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आप आंसर भी लिख सकते हैं, आपको याद हो गया होगा, ठीक है बेटा। और रेलवे स्टेशन या रेलवे कैरिज, रेलवे कैरिज, ठीक है, रेलवे कैरिज मूविंग, मूविंग विदाउट जक्स, जक्स बिटवीन, बिटवीन टू स्टेशंस, टू स्टेशन। क्योंकि हो सकता है बेटा बहुत सारे यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हो तो एनसीईआरटी बुक ना खरीदे हो, लेकिन अब तो वहाँ पे भी कंपलसरी चलने लगा है बेटा, एनसीईआरटी बुक ही चलती है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए बेटा, अ मंकी, a monkey sitting on, sitting on the top, on the top of a man, जो मैंने आपको बताया था अभी, of a man cycling, cycling smoothly, smoothly on a circular track, on a circular track, ठीक है बेटा। दिख रहा है ना, बढ़िया से देख लीजिए, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, आपकी इच्छा लिखिए, आपकी इच्छा मत लेगा कि बस तो बुक भी है बेटा, ठीक है। अभी मैंने जो तीसरा बताया था स्पाइनिंग, ठीक है, स्पाइनिंग क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल, cricket ball that turns, that turns, turns sharply, sharply on hitting the ground, sharply on hitting the ground, hitting the ground
ठीक है, ये तो आपने देखा। चौथा मैं आपको बता देता हूँ अभी, चौथा मैंने आपको नहीं बताया था, चौथा मैं लिखवा देता हूँ, फिर आप समझ जाइए खुद ही। टम्बलिंग, तो लिख लीजिए टम्बलिंग बीकर, टम्बलिंग बीकर that has slipped off the edge of a table, edge of a table, edge of a table। ठीक है बेटा। तो चाहिए तो जो भी मैंने अंग्रेजी बोला है कहिए तो मैं इसके सारे आंसर लिख दूं, अदरवाइज़ आप तो समझ ही गए हैं। ठीक है बेटा कि कैसे करना है। चलो ये वाला जो दिया गया है इसको आप देख लीजिए बेटा, इसमें क्या बोला गया है उसको समझ लीजिए पहले। इसमें बोला गया है कि यदि अगर आपके पास, जैसे ये पानी की बोतल है बेटा, ये आपके पास बोतल है, ऐसी बोतल है, ठीक है। अब ये बोतल जो है ऐसे ऐसे है, अब ये क्या होगा, ऐसे गया किनारे पे ऐसे गिर गया, तो ये जो इसकी हाइट है, इसने अपनी एनर्जी किस में खर्च कर दी बेटा, थोड़ी एनर्जी ऐसे खर्च कर दी रोटेशन करने में। यानी कि अगर ये बोतल का साइज जैसे मार्कर है, अब ये गिरेगा, इसका टाइम अलग आएगा। तो यानी कि बोला जा रहा है कि ऐसे किनारे से जा करके ऐसे पलट के गिर जाना, फिसल के गिर जाना, स्लिप कर जाना। तो क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है? खुद सोच के बताइए। या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये लिया छोड़ दिया, ये लिया छोड़ दिया, हमको छोड़ दो छत से, बोतल को छोड़ दो, या किसी भी चीज़ को छोड़ दो, सबका टाइम सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साइज़ कितना बड़ा छोटा है। तो आप समझ गए कि भाई ड्रॉप की हुई बॉल या ड्रॉप किया हुआ ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और जबकि ये टम्बलिंग बीकर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये आपको पता चल चुका है। बात समझ आए बेटा? क्योंकि ये स्लिप कर रहा है, क्योंकि अपनी आधी एनर्जी किसमें खर्च कर दे रहा है, ऐसे आर्क बनाने में। तो उसमें जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा वो आर्क बनाने में एनर्जी खर्च करेगा, जितना छोटा होगा उतना कम वो आर्क बनाने में अपनी एनर्जी खर्च करेगा। तो ये चीज़ है। तो आप ये बात आप बेटा समझ चुके हैं बढ़िया से। क्या बढ़िया से समझ चुके हैं कि ये चीज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है, कौन सी, ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट। तो ये चारों पॉइंट है, कहिएगा तो इसको आंसर लिखवा दें। जैसा कहिए आप लिख सकते हैं कि इस मच लार्जर, तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अच्छा लिखवा देना है, तो चलिए लिखवा देते हैं, बाकी इच्छा है तो मैं लिखवा देता हूँ इसको। बाकी इच्छा है, आप नहीं लिख पा रहे, अपने से अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है तो कोई बात नहीं। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, आपके अंग्रेजी तो काफ़ी अच्छी होती है। चलो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, आंसर करके लिखवा देता हूँ। बाकी मैंने आपको चारों जो है समझा दिया है बेटा। तो पहला लिख लीजिए द कैरेज, ठीक है ना, द कैरेज कैन बी कंसिडर्ड। वैसे मैंने आपको बता रखा है, फिर भी अगर आप लिख लेते हैं तो और अच्छा है। कंसिडर्ड एज द पॉइंट, और कॉपी में रहेगा तो हमेशा सही, एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट because the distance between two stations is much, देखो बेटा जो बोला वही है ना, is much larger than the size of the carriage, size of the carriage। ठीक है बेटा, पहला हो गया। दूसरा आंसर देख लीजिए, ठीक है, दूसरा आंसर देख लीजिए। द मंकी कैन बी considered the monkey can be considered as a point object
because its size is much smaller than much smaller than much smaller than the distance covered by the cyclist ठीक है। तीसरा देख लीजिए बेटा आंसर इसका, द स्पिनिंग बॉल वाला जो मैंने आपको बताया था, द स्पिनिंग बॉल कैन नॉट बी कंसिडर्ड, मैंने आपको बताया था बेटा, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज point object because its size is quite appreciable as compared to the distance through which it turns on hitting the ground। ठीक है बेटा, ये भी मैंने आपको बताया था। लास्ट वन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। दिख तो आ रहा है, समझ तो आ ही रहा होगा बेटा, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है, मैं क्या बताऊँ बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा सीधा लिख दूँ। द टम्बलिंग beaker slipping off the edge of a table cannot be considered a point object because its size is not negligibly ठीक है ना, smaller than the height of the table, smaller than the height of the table। ठीक है, यही चीज़ अगर हेलीकॉप्टर से गिरेगी बेटा तो वहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम का कोई बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है बेटा, क्योंकि वो कितनी एनर्जी खर्च किया, क्योंकि हाइट तो भैया हज़ारों किलोमीटर हो जाती है, ये हाइट तो बहुत कम है, तुरंत पता चल जाता है कि भैया जल्दी गिर गया, देर में गिर गया,
ये चीज़ भी है। तो अगर मैंने बोला ना बेटा जो डिस्टेंस है वो मच लार्जर हो जाए ऑब्जेक्ट की साइज से, तो फिर उस रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा, वो बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो भी बातें बेटा मैंने आपको पढ़ाई, देखो मैंने लिखवा भी दिया आपको, इसीलिए कि भी आपको लिखना होगा। अगर नहीं भी लिखना कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहती है बेटा कि आप कम से कम जितना बेसिक हो सके सीखें, ज़्यादा भागिए मत, ज़्यादा इधर उधर मत करिए, बस आप अपने से पढ़िए बढ़िया से। और आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स, तो मैंने बताया ना न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे कराता हूँ, और अभी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सीखनी है बेटा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।